नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। प्रयागराज में एक पुलिस स्टेशन है शाहगंज, और इसी शाहगंज पुलिस स्टेशन की हद में एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है गढ़ी कलां। इस गढ़ी कलां मोहल्ले में 4 अगस्त की सुबह, 4 अगस्त यानी इसी महीने की बात है 2026। कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं साल का जिक्र नहीं करता हूं, तो जेन्युइन शिकायत है। अगर इस साल की बात होती है तो आमतौर पर मैं जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन कुछ और सालों की बात होती है तो कोशिश रहती है कि बताऊं आप लोगों को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो 4 अगस्त को एक बहुत ही भयानक खबर इस मोहल्ले के एक मकान से बाहर आई। एक मकान में 3 लाशें मिली। सुबह सुबह जब लोगों को एक घर में 3 लाशें पड़ी होने की खबर मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लोगों की भीड़ लग गई, और जिस मकान में ये शव मिले थे उस मकान की जो मालकिन है, लैंड लेडी, उसने इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, फ़ोन किया। फौरन शाहगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना किया। मौका वारदात का मंजर कुछ ऐसा था कि मकान के अंदर एक पुरुष और 2 महिलाओं की लाशें पड़ी हुई थी और पूरा मकान रक्त रंजित था, यानी खून से सना हुआ था। कमरे का कोई भी ऐसा हिस्सा या कोना नहीं था जहां खून के छींटे नहीं थे। देखने से ऐसा लगता था जैसे न जाने क्या हो गया है, और वाकई वारदात थी भी ऐसी। इन शवों के पास एक छोटा सा गैस सिलेंडर भी पड़ा हुआ था जिसमें खून के छींटे लगे हुए थे, और उसे देखने से यह लगता था कि शायद इसी गैस सिलेंडर से वार कर, खासकर सिर को कुचलकर, इन तीनों की हत्या की गई है। पुलिस ने उस गैस सिलेंडर को अपने कब्जे में लिया। तीनों शवों का पहले तो बारीकी से मुआयना किया, फोटोग्राफी करवाई पूरे कमरे की, और फिर एक एक करके इन तीनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए शाहगंज की पुलिस ने भिजवा दिया। इसी के साथ पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और मरने वाले लोगों की पहचान पता करने की कवायद शुरू की गई। पता चला कि ये जो 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं, इनमें एक तो हस्बैंड वाइफ थे, मतलब 3 में से 2 लोग, पुरुष और एक महिला, कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, और यहां पर कई सालों से वो रह रहे थे। इनका काम छोटा मोटा था, ये ऑड जॉब्स किया करते थे। कभी सफाई कर्मी का काम कर लिया, कभी कहीं से कूड़ा कबाड़ बिन लिया, और ये इस मकान में किराए पर रहते थे। सालों से यहीं पर उनका निवास था, किराए पर रहते थे, और उनके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे। कम से कम मकान मालिक ने या आसपास के लोगों ने इनके साथ किसी और को तो नहीं देखा था। लेकिन इनके साथ वो जो तीसरी महिला थी जिसकी हत्या हुई थी, उसकी पहचान बहुत क्लियर नहीं हो पाई, पता नहीं चल पाया कि वो कौन है। अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, जैसा कि मैंने आपको बताया, और छानबीन के क्रम में आसपास के बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई। घटना का खुलासा चूंकि 4 अगस्त की सुबह हुआ था, तो पुलिस ये मानकर चल रही थी कि जरूर ये वारदात 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात को, यानी मिडनाइट को हुई होगी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा कि भाई, आप में से क्या किसी ने कोई शोर शराबा, किसी के चीखने की आवाज़, बचाओ बचाओ, कुछ सुना? तो सभी लोगों का जवाब ना में था। हाँ, पड़ोस के बिल्कुल जो सटे हुए मकान थे, उनमें से कुछ लोगों ने यह कहा कि हाँ, कुछ लोगों के चिल्लाने जैसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो बहुत क्लियर वॉइस नहीं था। जैसे हम आप बात करते हैं तो सारी बातें स्पष्ट रूप से करते हैं, शोर भी मचाता है तो कोई कहता है कि बचाओ बचाओ, मार रहा है, इस तरह की कोई बात, कोई आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। हाँ, किसी के अजीबोगरीब तरीके से थोड़े बहुत शोर शराबा करने की आवाज़ लोगों के कानों में ज़रूर पड़ी थी, लेकिन लोगों ने उसको अननोटिस कर दिया था, यानी लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे भी मैं कल ही इस बारे में बात कर रहा था कि बेशक हमारे इर्द गिर्द अपराध की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हों, लेकिन हम लोग अपराध की घटनाओं को इतनी सहजता से ले नहीं सकते। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कहीं बगल में कत्ल हो रहा होगा या हमारा कोई जानने वाला हम पर हमला कर सकता है। इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिस वजह से घटनाएं होती हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपर टाइम पे ना तो उसको सेंस कर पाते हैं, ना उसको प्रिवेंट कर पाते हैं। ज़्यादातर मामलों में यही होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आवाज़ लोगों ने सुनी ज़रूर थी, लेकिन इसके बावजूद किसी को ये पता नहीं चला कि यहाँ कत्ल जैसी घटना हो रही है, और वो भी 3 लोगों का कत्ल। अब जब पुलिस सीन ऑफ क्राइम का मुआयना कर रही थी तो पुलिस को मौका वारदात से 2 मोबाइल फ़ोन मिले, और इत्तेफाक से ये दोनों मोबाइल फ़ोन इस घटना में मारी गई दोनों महिलाओं के थे, और वो जो मेल मेंबर था, जो पुरुष था, उसका मोबाइल फ़ोन वहाँ से गायब था।
पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया और साथ ही पुलिस को यह भी बात समझ में आ गई कि इस ट्रिपल मर्डर का इस पुरुष से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, खासकर उसके मोबाइल फ़ोन में कोई ऐसा राज, कोई ऐसा सुराग हो सकता है जिसकी वजह से इन तीनों की हत्या की गई है। मीनवाइल ये जो 3 लोग थे, उनमें से 2 लोगों के बारे में एक बहुत ही अनोखी बात पता चली। पता ये चला कि ये जो पति पत्नी जिनकी हत्या हुई थी, ये दोनों सुन और बोल नहीं सकते थे, यानी वो दिव्यांग थे, मूक बधिर थे, बोलचाल की भाषा में कहें तो गूंगे बहरे थे। अब यही वजह थी कि जब इनका कत्ल हो रहा था, इनकी जब हत्या हो रही थी, तो किसी ने कोई प्रॉपर आवाज, प्रॉपर शोर नहीं सुना। थोड़ा बहुत रेसिस्ट करने के दौरान उनकी जुबान से या गले से जो भी आवाज निकली होगी, लोगों के कानों में वो पड़ी, लेकिन लोगों को वो बात समझ में नहीं आई। मकान मालकिन से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तो ये जानती हूँ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो जो तीसरी महिला थी उसने क्यों शोर नहीं मचाया, ये भी एक राज था। सवाल ये भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तीसरी महिला भी मूक बधिर हो। तो अब पुलिस अपनी तफ्तीश में इन तीनों के मूक बधिर होने के एंगल को भी ध्यान में रखकर इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही थी। तो जो मोबाइल फोन गायब था, पुलिस ने उस मोबाइल फोन को ट्रैक करना शुरू किया। और ट्रैक तो पुलिस क्या करती, पुलिस को यह पता चला कि वो मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, लेकिन घटनास्थल से लेकर मोबाइल फोन के स्विच ऑफ होने तक उस मोबाइल फोन ने कहां कहां ट्रेवल किया था, यानी जो भी कातिल इस घर में आया था वो फोन को लेकर किस तरफ गया, पुलिस ने उसको ट्रैक किया। और जब उसे ट्रैक किया तो पुलिस को पता चला कि मोबाइल फोन मौका वारदात से लेकर जो भी सस्पेक्टेड या जो भी कातिल है, सस्पेक्टेड तो नहीं, कातिल तो खैर था ही, जो भी कातिल है वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तरफ गया था और उसके बाद उसने उस मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया था। अब यहां से पुलिस को एक इंपॉर्टेंट लीड मिली। वो इंपॉर्टेंट लीड क्या थी कि कातिल जो है वो प्रयागराज स्टेशन की तरफ गया है। बहुत मुमकिन है कि वहां से वो किसी ट्रेन में बैठकर कहीं फरार हो गया हो। तो पुलिस को एक तो इस एंगल पर भी जांच करनी थी, और दूसरी जो पुलिस को सुविधा हुई वो ये हुई कि पुलिस को एक बात समझ में आई कि मौका वारदात से लेकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक का जो रूट है, उस रूट को अगर पुलिस स्कैन करे, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले, तो इस संदिग्ध आदमी की तस्वीरें जरूर नजर आ सकती हैं। पुलिस को यहां पर एक बेनिफिट हुआ, एक फायदा हुआ। इस बीच पुलिस ने जो मोबाइल फोन लेकर गायब हुआ था उसकी डिटेल निकाली और पता चला कि उसका जो सिम कार्ड है वो एक ऐसे नौजवान के नाम पर है जो नौजवान मूक बधिर है, लेकिन वो नौजवान रहने वाला है इन दिनों तो खासकर वाराणसी का, क्योंकि उसके पिता यूपी पुलिस का ही जो पीएसी है, एक आर्म्ड बल है, मतलब यूपी पुलिस का एक स्पेशल फोर्स है, उस पीएसी के हेड कांस्टेबल हैं और उनका बेटा जो है मूक बधिर है। वाराणसी में उन पुलिस कर्मी की पोस्टिंग है और उसी मूक बधिर बेटे के नाम पर जो सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड का इस्तेमाल इस मोबाइल फोन में हो रहा था जो कत्ल वाली जगह से गायब हुआ था। अब पुलिस उस लड़के तक पहुंची, उस मूक बधिर लड़के तक, घर वालों की मदद से और कुछ इंटरप्रेटर की मदद से, यानी जो साइन लैंग्वेज के जानकार हैं उनकी मदद से इस लड़के से पुलिस ने पूछताछ की। तो इस लड़के ने यह बताया कि उसका तो प्रयागराज से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। पुलिस ने पूछा कि फिर तुम्हारे नाम का सिम कार्ड मरने वाले शख्स के मोबाइल फोन में कैसे आया, तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है? तो उसका यह कहना था कि वो कुछ समय तक प्रयागराज में एक मूक बधिर विद्यालय में जरूर था और तब उसकी मुलाकात एक दंपत्ति से हुई थी जो मूक बधिर थे। इतना सा कनेक्शन इस दंपत्ति के साथ उस मूक बधिर लड़के का था जिसके नाम पर सिम कार्ड ये दंपत्ति में से जो हस्बैंड है वो यूज कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि उस लड़के के आधार कार्ड और दूसरे डिटेल्स किसी तरह से इस मूक बधिर आदमी ने चुरा लिए थे और उसी की मदद से इसने एक सिम कार्ड लिया था और उसी सिम कार्ड का ये इस्तेमाल किया करता था। और उस लड़के को जो सिम कार्ड जिसके नाम पर था उसे इसके बारे में कोई खबर ही नहीं थी, जानकारी ही नहीं थी। ऐसा हमारे देश में बहुत होता है और ख़ासकर आपने देखा होगा कि क्राइम एक्टिविटीज़ में, टेरर एक्टिविटीज़ में किसी और के नाम पर जो है सिम कार्ड लोग इशू करा लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। पुलिस ने उस लड़के को तो क्लीन चिट दे दिया जो मूक बधिर लड़का था जिसके नाम पर सिम कार्ड था, लेकिन पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए उस आदमी को ट्रैक करने की कोशिश करने लगी जिसने ये कत्ल किया था या जिन कातिलों ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी के लिए तकरीबन 60 कैमरे पुलिस ने एक्सप्लोर किए
और 60 कैमरों की फुटेज एक्सप्लोर करके पुलिस को एक नौजवान शख्स की तस्वीरें नजर आई जो 3 और 4 अगस्त की मिडनाइट को उस घर में दाखिल होता हुआ और वहां से निकलकर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब पुलिस ने उस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश की। उस मोहल्ले से लेकर उस पूरे रूट में जहां तक भी ये गया, दुकानदारों से, रिक्शे वालों से, ऑटो वालों से पुलिस ने सीसीटीवी से वो तस्वीरें निकालकर सबको दिखाई और कहा कि क्या इस आदमी को किसी ने देखा है, क्या कोई पहचानता है। ज़्यादातर लोगों ने जवाब ना में दिया और कहा कि नहीं, वो इस आदमी को नहीं पहचानते हैं। एक तरह से पुलिस की जो कोशिश थी उसमें पुलिस को निराशा हाथ लग रही थी, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार इस आदमी के बारे में जानकारी जुटाती रही। और 5 और 6 अगस्त, आज 6 अगस्त है जब मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात को एक मुखबिर के जरिए यानी एक इन्फॉर्मर के जरिए प्रयागराज पुलिस को इस आदमी के बारे में जानकारी मिली। और जानकारी ये मिली कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं कत्ल के मामले में, वो आदमी भगवतपुर रेलवे अंडरपास के पास मौजूद है। पिन पॉइंट लोकेशन उसके बारे में पता चला। प्रयागराज पुलिस की एक टीम भगवतपुर रेलवे अंडरपास के पास पहुंची और जब यह आदमी पुलिस को नजर आया रात के अंधेरे में, क्योंकि बिल्कुल जैसे कहते हैं कि भोर के वक्त की यह बात रही होगी, पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया और उसकी घेरेबंदी की। लेकिन जिसने इस 3 कत्ल को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस को शक था, वो आदमी एक क्रिमिनल निकला। उसके पास .315 बोर की का एक गन था। उसने उस गन से, उस बंदूक से पुलिस पर गोली चला दी। बदले में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और यूपी पुलिस के निशाने के तो क्या कहने, यूपी पुलिस की गोली उस संदिग्ध कातिल के दोनों पैरों में लगी और इसके बाद वो चलने फिरने से लाचार हो गया। फिर पुलिस ने उसे काबू किया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से पुलिस ने 3 और 4 अगस्त की रात को जो ट्रिपल मर्डर की घटना हुई थी उसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद जो बात सामने आई वो बहुत हैरान करने वाली थी। वो बात यह है कि जो 3 लोग इस घटना में मारे गए थे उसमें एक दंपति तो मूक बधिर था ही, जो तीसरी महिला मारी गई थी वो भी मूक बधिर थी। और इत्तेफाक से जिसने कत्ल किया था, जिसके दोनों टांगों में गोली मारकर पुलिस ने जिसे अरेस्ट किया, वो आदमी भी मूक बधिर था। अब सवाल यह है कि इससे पूछताछ करे पुलिस तो कैसे करे। पुलिस ने यहाँ पर भी साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स से यानी इंटरप्रेटर की मदद ली और इस आदमी से पूछताछ करने की शुरुआत की जो पुलिस की गिरफ्त में आया था। पता चला कि यह आदमी प्रयागराज के ही एक दूसरे मोहल्ले में रहता है और वो जो तीसरी महिला मौका वारदात पर मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि इसी की पत्नी है। सवाल यह है कि अपनी पत्नी का कत्ल उसने किसी और के घर में शाहगंज इलाके में क्यों किया और कैसे ये सब कुछ हुआ। तो पता ये चला कि इस आदमी की पत्नी अक्सर शाहगंज मोहल्ले में रहने वाली उस दंपति के घर जाया करती थी, क्योंकि उस दंपति का जो मेल मेंबर था उसके साथ इसकी पत्नी का कथित तौर पर अफेयर था, रिलेशन था। और इस आदमी को यह शक था कि उसकी पत्नी का अफेयर सिर्फ उस आदमी से ही नहीं है जो शाहगंज में रहता है, बल्कि और भी कई लड़कों से है। इसका यह कहना है कि उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाया, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो बेअंदाज थी, उसकी बात नहीं मानती थी और अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी चली जाती थी, जिसकी वजह से उसके मन में बड़ा आक्रोश था। और 3 और 4 अगस्त को वो महिला अपने घर से बगैर बताए हुए शाहगंज के गढ़ी कला में अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गई थी, ये जानते हुए भी कि बॉयफ्रेंड की पत्नी भी वहां साथ में है। इसके बाद इस आदमी को उसने फ़ोन किया, यानी अपने पति को उसने फ़ोन किया। अब आप पूछेंगे कि मूक बधिर महिला कैसे फ़ोन कर सकती है और वो जो मौका वारदात पर 3 फ़ोन मिले वो कैसे यूज़ करते होंगे। तो उसका सीधा सा जवाब यह है कि वो या तो टेक्स्ट करते थे या फिर वीडियो कॉल पर बात करते थे। वीडियो कॉल पर बात क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे क्योंकि वीडियो कॉल पर बिना बोले अगर हाथों के इशारे और मुंह के इशारे से भी वो मूक बधिर लोग बात करें तो सामने भी अगर कोई आदमी जो साइन लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो, मूक बधिरों की जो भाषा है उसे समझता हो, तो आसानी से समझ सकता है कि दूसरा आदमी इशारे से क्या बोल रहा है। तो इस महिला ने 3 और 4 अगस्त को जब वो वहाँ गई थी, मतलब 3 अगस्त को ही गई थी, उसने अपने पति को कॉल भी किया था और कॉल करके ये बताया था कि वो अपने दोस्त के घर गढ़ी कलां पहुँच गई है और वीडियो कॉल करके उसने अपने पति को ये बात बताई थी, ये जानकारी दी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसने वहाँ पहुँचने से पहले अपने पति को इसके बारे में नहीं बताया था। और ख़ास बात यह भी थी कि पति को यह लगता था कि उसकी बीवी का दूसरों से अफेयर है और इसी गुस्से में वो 3 तारीख की रात को गढ़ी कलां मोहल्ले में पहुंचा और गुस्से में आकर उसने उन्हीं के घर में रखे हुए गैस सिलेंडर से
एक एक करके तीनों की हत्या कर दी। अपनी पत्नी की भी हत्या की और उसके कथित बॉयफ्रेंड की भी हत्या की और उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी। इस तरह से 3 लोगों की हत्या करके, ट्रिपल मर्डर करके जो मूक बधिर थे, एक मूक बधिर कातिल वहाँ से निकल गया। ये सब कुछ बड़ी खामोशी से हुआ, क्योंकि न तो कत्ल करने वाला बोल सकता था, न चिल्ला सकता था, न जो कत्ल का शिकार हो रहे थे लोग, उनके गले से आवाज़ निकलती थी, क्योंकि वो मूक बधिर थे। थोड़ा बहुत उनके गले से घुटन वाली कुछ चीख निकली होगी, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता नहीं चला। और इस तरह से एक साइलेंट ट्रिपल मर्डर का प्रयागराज की पुलिस ने बहुत गहरी तफ्तीश करते हुए खुलासा किया। कई बार ऐसा लगता है कि शायद जो मूक बधिर लोग होते होंगे या जो दृष्टिहीन लोग होते होंगे, उनकी दुनिया अलग होती है। अलग तो कई मायनों में होती है, उनको कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये भी सच है कि वो भी हम ही लोगों के जैसे दूसरी परेशानियों का सामना करते हैं। जैसे रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो इशू है, ईगो वाले जो मसले होते हैं, मामूली बात पर लड़ाई झगड़ा या फिर रुपए पैसों को लेकर अनबन, इस तरह की चीज़ें जो हम लोगों के बीच में होती है, दिव्यांग लोगों के बीच में भी उसी तरह की चीज़ें होती हैं। उनकी दुनिया बेशक अलग हो, उनका सर्कल बेशक लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा लोगों से उनकी बातचीत नहीं होती हो, लेकिन फिर भी उनका जो छोटा सा ही लिमिटेड सर्कल होता है, उसमें भी इस तरह की परेशानियां होती हैं। और इस घटना को देखकर यही लगता है, ये जो मूक बधिर महिला थी, उसके जिसके साथ भी कथित तौर पर संबंध थे, वो सारे के सारे लोग तकरीबन मूक बधिर है। तो उनकी एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया में भी उसी तरह की परेशानियां हैं जिस तरह की परेशानियां हम लोगों की दुनिया में है, जो हम सामान्य लोग हैं या जो हम ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड वो भी हैं, स्पेशली एबल्ड हैं वो, लेकिन जाहिर है हम लोगों से थोड़े तो अलग हैं। तो खैर, ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने क्राइम तक पर आप लोगों को सुनाई थी, उस स्टोरी पर आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, आइए उनमें से कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, कुछ कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करता हूँ। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, वो झांसी की कहानी थी, उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक दंपत्ति में जो महिला है, उसका शव एक घर में फंदे से लटकता हुआ मिला था, जबकि उसका पति आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। महज 9 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन इन दोनों के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी तबाही उस परिवार में आई, वो घटनाक्रम, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूं और उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। साई रत्ना ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आज के ज़माने में इंसान पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है, किस रिश्ते पर भरोसा करें ये समझ में नहीं आता, कोई भी रिश्ता बचा ही नहीं है। समीर शाह ने भी कमेंट किया है, उनका कहना है कि आपकी कहानी के इंतज़ार करता रहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। कैलाश पति राय का भी कमेंट आया है, उन्होंने लिखा है कि हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस बोथ कम्स टुगेदर बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी हैप्पीनेस ओनली। बिल्कुल, मतलब इंसान पॉजिटिव चीज़ें देखता है, बाकी अनहैप्पीनेस चीज़ों को कई बार इंसान का माइंड जो है वो रिसीव करने के लिए भी तैयार नहीं होता। जय अवस्थी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने जय हिंद जय भारत लिखा है। अमित का कमेंट है, नमस्कार सुप्रतिम भाई, ऑनलाइन प्यार होना ये आजकल सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप किसी आदमी के चरित्र के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। मोहम्मद सोनू का भी कमेंट है, आज का वीडियो थोड़ा लेट आया और इंतज़ार करते हुए वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने ये लिखा है। स्वास्तिक ने भी कमेंट किया है, बहुत दुख होता है ऐसी घटना पर, उन्होंने ये लिखा है। और उनका ये भी कहना है कि पल भर का गुस्सा इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। मॉडर्न थ्रेड हाउस कुछ इस तरह से है नाम, तो एनीवे, मतलब नाम तो उन्होंने स्पेसिफिक तरीके से स्पेशली नहीं लिखा है, लेकिन आईडी से जो मुझे समझ में आया, मैंने उतना पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि नो वन कैन एक्सप्लेन स्टोरी लाइक यू, नो बकवास ओनली स्टोरी लाइन। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स बहुत हौसला देते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर कोई चीज़ आप लोगों को थोड़ी अटपटी लगती है तो आप उसको भी पॉइंट आउट करते हैं, और मैं उन चीज़ों को भी बहुत पॉजिटिवली लेने की कोशिश करता हूँ। तूबा तारीख ने कमेंट किया है और इन्होंने लिखा है, सर नाइसली नैरेटेड स्टोरी, अप्रतिम सुप्रतिम। भास्कर अरगड़े जी ने लिखकर मेरा हौसला बढ़ा है, थैंक यू वेरी मच। गुरप्रीत संधू जी ने भी कहानी की पेशकश के तरीके की तारीफ़ की है। सद्दाम जी का भी कमेंट है, उनका ये कहना है कि सर आप और शम सर की कहानी सुने बगैर हमें नींद नहीं आती। शोभित पासवान का भी कमेंट है, और इसके अलावा चौधरी
सुभाष चंद्र ने भी कमेंट किया है और प्रदीप भामदू जी तो खैर रेगुलर कमेंट करते हैं। रेखा बबोर जी ने भी कहा है कि दोनों लोगों ने इस तरह का कदम क्यों उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए। पीके चंद्रा साहब ने कुछ इमोजीज भेजी है। अभी हमारे एक दर्शक ने ये कमेंट किया कि मेरी और शमसर की कहानी सुनने में आप लोगों को अच्छा लगता है, तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जाहिर है शमसर की फ़ैन फॉलोइंग अलग है, उनको बहुत सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, और उनकी जो स्टोरी की अदायगी है वो भी अनमैच्ड अनपैरेलल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खैर मैं तो खाकसार हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं उनके इर्द गिर्द कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर उनके साथ आप नाम जोड़कर भी कमेंट करते हैं तो ये मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट है। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ज़रूर करना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से तो भरसक अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, कुछ कमियाँ भी रह जाती होंगी, लेकिन मेरी स्टोरीज़ को उतने और उस तरह के व्यूज़ नहीं मिलते जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरी स्टोरी रेगुलर सुनते हैं, कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को ज़रा अपने दोस्त मित्रों के बीच में और अलग अलग ग्रुप्स में हो सके तो शेयर कीजिए, जिससे मेरी स्टोरी पर व्यूवरशिप थोड़ी बढ़े और एज अ जर्नलिस्ट मुझे भी कुछ करने के बाद थोड़ा जॉब सेटिस्फैक्शन हो। अभी भी जॉब सेटिस्फैक्शन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों के देखने से और ज़्यादा व्यूज़ मिलने से हौसला तो बढ़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खैर थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाकये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।